नमस्कार साथियों, मैं विकास तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेडिकेटेड फार्मा पर। आज हम बात करने वाले हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होती है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको पता है, इन केस में आपने कोई भी टेबलेट लिया और वो टेबलेट लेने के बाद आपको क्या लगता है वो सारा का सारा टेबलेट ब्लड फ्लो में चला जाता है? आपका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर यस होगा तो भी क्यों, और अगर नो होगा तो भी क्यों? समझ रहे हो? तो इस क्यों का जवाब क्या है? बायो अवेलेबिलिटी है। आइए हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी जो है एक ऐसा फ्रैक्शन है जो एडमिनिस्टर्ड डोज और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे गए डोज का फ्रैक्शन, मतलब आपने कितना एडमिनिस्टर किया और कितने मात्रा में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा ड्रग, उसका जो फ्रैक्शन होता है वो बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। आइए हम इसको थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देखते हैं और उसके बाद उसको ग्राफिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट आवर बायो अवेलेबिलिटी टॉपिक। बायो अवेलेबिलिटी, bioavailability is the proportion or fraction of an administered dose of a drug that reaches the systemic circulation in its unchanged form। हमारा जो डिफिनीशन है वो कह रहा है कि बायो अवेलेबिलिटी एक ऐसा फ्रैक्शन है, किसका किसका? एडमिनिस्टर्ड डोज का। और वो एडमिनिस्टर्ड डोज अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंच रहा है, उन दोनों के अमाउंट का जो फ्रैक्शन है वो कहला रहा है बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, हम इसको अगर ग्राफ के माध्यम से देखें, हम इसको अच्छे से इमेज के माध्यम से देखते हैं तो हमको ज्यादा क्लियरली ये समझ में आएगा। तो आइए हम इसको एक इमेज के माध्यम से देखते हैं। बायो अवेलेबिलिटी, आपने 100 mg का टेबलेट लिया है। 100 mg का टेबलेट आपने कैसे लिया? बाई माउथ लिया। बाई माउथ लेने पर ये 100 mg का टेबलेट ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में पहुंचा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, यहाँ पे मैं नोट्स बना के लिख रहा हूं, दोनों चीजों को आप समझ लेना। पहला, अगर जो टेबलेट है या जो मेडिसिन है वो एसिडिक है, क्या है? एसिडिक है। और अगर टेबलेट या मेडिसिन जो है वो बेसिक है या एल्कलाइन है, तो ये दोनों सेम मीडियम मांगते हैं। क्या? सेम मीडियम एब्जॉर्प्शन के लिए सेम मीडियम मांगते हैं। फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इस 100 mg टेबलेट का एब्जॉर्प्शन करवा के इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके जाना है, तो ये मेडिसिन किस नेचर का है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। अगर मेडिसिन एसिडिक नेचर का है तो ये स्टमक में, क्योंकि स्टमक में HCl होता है 1.5, है ना, उसका पीएच होता है, तो ये स्टमक में एब्जॉर्ब होगी। इन केस अगर ये बेसिक या एल्कलाइन मीडियम का है, नेचर इसका एल्कलाइन है मेडिसिन का, तो ये इंटेस्टाइन में होगा, राइट, इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होगा। आइए हम उस चीज पे चलते हैं। इन केस में अगर वो टेबलेट वो मेडिसिन एसिडिक मीडियम का है, तब हम उसको देखते हैं। 100 mg का टेबलेट जब स्टमक में आया और ये कैसा था? अभी अभी ये एसिडिक था। कैसा है ये? एसिडिक है। स्टमक में आने के बाद यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होते हैं, ये आपको भी पता है। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट होगा इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। नंबर सेकंड क्या होगा? इसका डिसॉल्व होगा ये। और नंबर थर्ड थर्ड क्या होगा? इसका डिफ्यूजन होगा। समझ रहे हो? 3 प्रोसेस से ही तो ये स्टमक से किसी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। आपने एब्जॉर्प्शन में इस चीज को देखा था। इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, इसका डिसोल्यूशन होगा या डिसॉल्वेशन होगा, उसके बाद इसका डिफ्यूजन होगा। 3 ही तो प्रोसेस था। अब बात को समझो, एसिडिक मीडियम का ये ड्रग जब एसिडिक मीडियम में आया, एसिडिक इन्वायरमेंट में आया, तो इसने क्या किया? ये डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसॉल्व हुआ और ये डिफ्यूज हुआ। इन तीनों प्रोसेसेस में यहाँ पे दो चीजें हुई।
पहला क्या, पहला ये हुआ कि इसके कुछ इंग्रेडिएंट यहीं पे डीके हो गए। तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो इसमें दो चीजें हुई, पहला कुछ इंग्रेडिएंट, मान लो 100 mg का टेबलेट है, उसमें 20 mg का जो इंग्रेडिएंट है वो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा है इस प्रोसेस में। तो अगर हम यहाँ पे जो है 20 mg लिखता हूं कि 20 mg यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। 20 mg यहाँ डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, बचा कितना, 80 mg बचा ना। अब मेरी बात को समझना, अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसॉल्व हो गया, और अब इसका डिफ्यूजन होना है। डिफ्यूजन ये होगा, ये है थिक म्यूकोसा, थिक म्यूकोसा। ये स्टमक का एक मेम्ब्रेन होता है थिक म्यूकोसा, जहां से ये मेडिसिन डिफ्यूज होगी। मतलब ये मेडिसिन इस स्टमक को पार करके, इस सेल मेम्ब्रेन को पार करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने की कोशिश करेगी। इस स्टमक से लगा हुआ होता है कोरोनल वीन। क्या लगा हुआ होता है, कोरोनल वीन लगा हुआ होता है। यहाँ पे जब 20 mg डिस्ट्रॉय हुआ, तो 100 mg की ड्रग में से 20 mg घटाओगे तो कितना आएगा, 80 mg। 80 mg कोरोनल वीन में चला गया। कोरोनल वीन से कनेक्टेड होता है हेपेटिक पोर्टल वीन। क्या, और हेपेटिक पोर्टल वेन से कनेक्ट कौन होता है, लीवर होता है। तो यहां से 20 mg डिस्ट्रॉय होने के बाद 80 mg कोरोनल बीन में पहुंचा, कोरोनल बीन में जाने के बाद हेपेटिक पोर्टल बीन में पहुंचा, और हेपेटिक पोर्टल बीन के साथ में कहां चला गया, लीवर में चला गया। कितने mg ड्रग अब चली गई, 80 mg। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक चीजें समझ में आई। अब आगे बात करते हैं, अगर इन केस ये मेडिसिन एसिडिक ना होके बेसिक मीडियम का है, एल्कलाइन है, अब दोस्त क्या होगा, अब ये कहां जाएगा, अब ये जाएगा पहले इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। चलो इसको इंटेस्टाइन में लेके चलते हैं। इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में कैसा इन्वायरमेंट है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट है। बात समझ रहे हो, इस एल्कलाइन इन्वायरमेंट में सेम तीन प्रोसेसेस होंगे, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसॉल्व होगा और डिफ्यूज होगा। बात को समझ रहे हो, जब यहाँ डिफ्यूज होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसॉल्व होगा, तो कुछ ना कुछ मेडिसिन यहाँ पे डिस्ट्रॉय करेंगी। बात को समझ गए, जहां पे ये तीन प्रोसेसेज होंगे वहां पे कुछ इंग्रेडिएंट तो खत्म ही खत्म होंगे। मान लो इन केस यहाँ पे कितने, 20 mg, यहाँ पे भी मान लो 20 mg यहाँ भी खत्म हो रहा है। ठीक है, 20 mg यहाँ डीके हुआ, 100 mg टेबलेट आया, स्टमक में गया, स्टमक का जो मीडियम था वो एसिडिक था। इन्होंने कहा नहीं यार, यहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं मेरा। यहाँ से जो टेबलेट थी वो कहाँ चली आई, स्मॉल इंटेस्टाइन में चली आई। 100 mg का टेबलेट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यहाँ पे 20 mg मान लो इंग्रेडिएंट इसका डीके हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस केस में 80 mg टेबलेट बच रहा है अभी। 80 mg टेबलेट का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन कहां से होगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, विली या माइक्रोविली। क्या होता है, विली या माइक्रोविली। ध्यान से समझना इस चीज को, विली और माइक्रोविली ये दो यहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं, और यहाँ से विली और माइक्रोविली से क्या होता है, जो मेडिसिन है उसका डिफ्यूजन होता है। और जब डिफ्यूजन होगा तो वो कहां पे जाएगा, मिसेंट्रिक वीन्स में जाएगा। और मिसेंट्रिक वीन्स किससे कनेक्टेड होती है, हेपेटिक पोर्टल वीन से कनेक्टेड होती है। ठीक है ना, और हेपेटिक पोर्टल वीन किससे कनेक्टेड होता है, लीवर से कनेक्टेड होता है। ये चीज मैं आपको अभी जस्ट स्टमक पढ़ाया तो बताया। अब देखो यहाँ पे, ये मिसेंट्रिक बीन में यहाँ पे जब 20 mg डिस्ट्रॉय हो गई तो कितना बचा, 80 mg। 80 mg मिसेंट्रिक बीन में गई, और मिसेंट्रिक बीन में जाने के बाद ये हेपेटिक पोर्टल बीन में गई, और हेपेटिक पोर्टल बीन में जाने के बाद ये कहां चली गई, लीवर में चली गई। बात समझ गए, लीवर में चली गई। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी मैं आपको बायो अवेलेबिलिटी नहीं बता रहा हूं, अभी जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूं जहां से बायो अवेलेबिलिटी निकल कर आएगी। अब मुझे एक बात यहां पे बताओ, हमारा जो एब्जॉर्प्शन हुआ इस मेडिसिन का वो कितना हुआ, बताओ जल्दी। किसी सेल मेम्ब्रेन को पार करने के बाद जब हमारा एब्जॉर्प्शन आया तो कितना आया, 100 mg के टेबलेट का एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है, 80 mg हुआ है। बट ये 80 mg अभी लीवर में है, ना कि किसी सिस्टमिक सर्कुलेशन में है। बात को समझना, मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसको पहुंचना है। ठीक है ना, तो अभी 80 mg एब्जॉर्प्शन के बाद 80 mg, इसका मतलब इस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कितना है, 80 mg है। समझ रहे हो बात को, इस मेडिसिन का पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तौर पे, इस मेडिसिन का जो 100 mg मेडिसिन है इसका एब्जॉर्प्शन 80 mg है। राइट, दिमाग में सही है, भी दिमाग एकदम सही चल रहा है। मतलब 80% इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये कोई भी टेबलेट हो, 100 mg टेबलेट का एब्जॉर्प्शन इस एग्जाम्पल में 80 mg हो रहा है। राइट,
अब यहां से बात को समझो, ये हेपेटिक बीन इंफीरियर वेना केवा से कनेक्टेड होती है। बात को समझना, ये हेपेटिक पोर्टल बीन कहां से कनेक्टेड होती है? इंफीरियर वेना केवा से कनेक्टेड होती है। अब देखो यहां पे बात करते हैं, यहां पे इंफीरियर वेना केवा से कनेक्टेड है और ये सीधा किससे कनेक्टेड है? हार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये किससे कनेक्टेड है? हार्ट से कनेक्टेड है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल बीन जो लीवर से कनेक्टेड थी, ये लीवर से कनेक्शन तक का हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ड्रग का या मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन 80% हुआ है। 100% मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन 80% कहाँ पे हुआ है? लीवर तक हुआ है, क्योंकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन का टॉपिक है वो यही तो है ना कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन वही तो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोविली और विली दो मेम्ब्रेन को क्रॉस किए इन्होंने और मेसेंट्रिक बीन में आया, तो एब्जॉर्प्शन का टॉपिक हो गया। वहां पे इन्होंने थिक म्यूकोसा वाले मेम्ब्रेन को पार किया, तो वो क्या हो गया? वो भी तो हो गया एब्जॉर्प्शन। तो 80 mg एब्जॉर्प्शन इसका है 100 mg टेबलेट का, मतलब 100% मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन 80% है इस वाले एग्जाम्पल में। यहां पे बात करते हैं अब, जब लीवर में आया, लीवर में मेडिसिन आई, लीवर में जब मेडिसिन आता है तो अब ये लीवर क्या करता है? इसका मेटाबॉलिज्म करता है। इसका क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में इन केस इस लीवर ने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब होता है तोड़ना, आयनाइज्ड करना, बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। वो जब मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक आएगा अभी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तब वहां पे हम मेटाबॉलिज्म को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। अभी बस ये जानो, ये मेडिसिन के केमिकल्स को भी तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, ये डिसइंटीग्रेट उसको भी कर रहा है जो उसके भी पार्टिकल्स हैं। इन केस में मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन का कुछ ना कुछ डीके होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट उसका डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पे भी लीवर क्या करेगा? मेडिसिन के कुछ इंग्रेडिएंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब मान लो 80 mg मेडिसिन यहाँ पे पहुंची थी, यहाँ पे 20 mg क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। 20 mg क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। जब यहाँ पे लीवर 20 mg डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ से हेपेटिक पोर्टल बीन के द्वारा इंफीरियर वेना केवा के द्वारा मेडिसिन पहुंची है अब मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में। कहाँ पहुंची है? मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है ना। अब हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी था वो क्या था? याद करो, यहाँ पे एक चीज और कॉमन देख लेना पहले। 20 mg जब यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया ये, तो 80 mg में से 20 mg और घटेगा, अब कितना बचा? 60 mg टेबलेट कहाँ जा रहा है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। 60 mg टेबलेट कहाँ पहुंचा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा। अब बायो अवेलेबिलिटी के टॉपिक को एक बार दिमाग में उस डिफिनीशन को अच्छे से रिवाइज करो। क्या था? एडमिनिस्टर्ड डोज। एडमिनिस्टर्ड डोज भैया इसमें कितना है? 100 mg है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा हुआ डोज कितना पहुंचा है? 60 mg पहुंचा है। तो 100 mg और 60 mg का जो फ्रैक्शन होगा वो जितने परसेंट में आएगा, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग। मतलब समझ रहे हो कि उस 100 mg का बायो अवेलेबिलिटी 60 mg है, एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन। क्या है? एक फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है? एडमिनिस्टर्ड डोज टू रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन इट्स अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे। कोई दिक्कत यहां पे अब नहीं होनी चाहिए, चीजें यहां पे एकदम क्लियर हो गई। दूसरा पॉइंट यहां से ये निकल के आया, ये जरूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन जो हो वही बायो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि यहां पे एब्जॉर्प्शन क्लियरली दिख रहा है 80 mg का एब्जॉर्प्शन हुआ है 100 mg टेबलेट में, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है? 60 mg है। तो बात को समझ गए। हाँ, एक चीज यहां पे कह सकते हैं, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा अच्छा बायो अवेलेबिलिटी होगी उसकी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं जो उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी वही उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी, ये गलत हो जाएगा। चीजों को यहाँ पे क्लियर समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो अच्छे से। ये फिगर अच्छे से बना लेना, ये बहुत काम आएगा। अभी तो ऐसे लग रहा होगा कि बस ऐसे ही चल रहा है, बट ये वास्तव में बहुत काम लायक फिगर है। इसको जब आप बनाओगे तो दिमाग में आएगा यार एब्जॉर्प्शन क्या होता था और बायो अवेलेबिलिटी अब भी क्या है। ठीक है ना, इसको कर लो।
ओके, मे भी हो गया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, नोट डाउन करते रहना। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी की। यार जब ये बायो अवेलेबिलिटी हो रही है, जब इस बायो अवेलेबिलिटी की हमको वैल्यू पता चल रही है, तो इस बायो अवेलेबिलिटी को कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इसको बढ़ा दे रहे हो या इसको घटा दे रहे हो, बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हो। तो फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी हेडिंग डाल लो, उसके बाद उसको हम स्टेप वाइज चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। पहला फैक्टर क्या है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, ड्रग रिलेटेड फैक्टर है। अब बात करते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर मतलब क्या हो गया। ड्रग रिलेटेड फैक्टर मतलब क्या हो गया, इसकी अगर हम बात करें तो ड्रग रिलेटेड फैक्टर में हमारा क्या हो सकता है, बताना जरा। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो सकता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, मतलब इसकी घुलनशीलता कैसी है, इसके पार्टिकल साइज कैसे हैं। यही तो हुआ ना, ड्रग के पार्टिकल साइज क्या है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, ठीक है ना। और ड्रग का दवा का रूप क्या है, मतलब इसका फॉर्म क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। मतलब बायो अवेलेबिलिटी इस पर भी निर्भर करेगा कि ड्रग का पार्टिकल साइज क्या है, ये कितनी घुलनशील है और इसका डोज फॉर्म क्या है। ड्रग रिलेटेड फैक्टर हो गया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड क्या होगा, सेकेंड होगा आपका फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर। फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर ये क्या होगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, बताना जरा। डोज का फॉर्म कैसा है, उसमें कौन सा एक्सिपिएंट मिलाया गया है, या इसकी कोटिंग किस तरीके से हुई है। जैसे एंट्रिक कोटिंग होती है, कंट्रोल्ड रिलीजिंग को वो कोटिंग होती है। तो इन सारी चीजों की इसमें बात करने वाले हैं हम। तीसरा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो जिस बॉडी में मेडिसिन को दिया जा रहा है उसकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब उसका भौतिकी क्या है, लाइक एज गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम है, खाली पेट लिया गया है, पीएच और जीआई ट्रैक्ट क्या है उसका, इंटेस्टाइनल मोटालिटी क्या है उसका, मतलब आंतों की गति क्या है, और ब्लड फ्लो क्या है एब्जॉर्प्शन साइड पे, इस पे भी डिपेंड करेगा कि उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होने वाली है। उसके बाद हमारा होगा बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या होगा, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो बायोअवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। हम बात करेंगे इसके ट्रांसपोर्ट की, कि फ्लक्स ट्रांसपोर्ट क्या है इसमें। इसमें डिजीज स्टेट में है, मतलब लीवर में कोई डिजीज है तब भी दिक्कत है, तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लीवर में फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म होगा नहीं तो निकल जाएगा ड्रग सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और एज और जेंडर पे भी निर्भर करता है, जैसे एक बच्चा है और एक जो है युवा है, बड़ा है या एक बूढ़ा है, उस पे भी डिपेंड करता है, जेंडर पे भी डिपेंड करता है, मेल है फीमेल है, इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। लास्ट हमारा होगा क्या, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। इसमें हम बात क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे कि ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन, मतलब आपने कोई एक दवा और खाई है और उसके ऊपर से फिर आपने एक दवा खा ली, तो उस दवा का बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा। फूड इफेक्ट, आपका पेट भरा हुआ है खाने से और उसके बाद आपने वो दवा खा ली, तो उस पर बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा। तो इन सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी में 5 टॉपिक होने वाले हैं, ड्रग रिलेटेड फैक्टर, फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर एंड फूड ड्रग इंटरेक्शन वाले फैक्टर, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। नंबर फर्स्ट हम हेडिंग डालेंगे ड्रग रिलेटेड फैक्टर। ड्रग रिलेटेड फैक्टर, आइए। पहला सॉल्युबिलिटी। मुझे बस एक चीज बताना, जब यहाँ पे आपने इस तरीके से 100 mg का टेबलेट लिया था, ठीक है, ओरली बाय माउथ और यहाँ स्टमक में ये टेबलेट पहुंचा था, मुझे बस एक बात बताना, यहाँ पे 3 प्रोसेस हो रहा था। कौन कौन सा, एक हो रहा था डिसइंटीग्रेशन, है ना, डिसइंटीग्रेशन ही तो हो रहा था, और दूसरा हो रहा था डिसॉल्व, और तीसरा हो रहा था डिफ्यूज। यही 3 हो रहा था। मेरा सवाल है आपसे,
अगर ड्रग का डिजिंटीग्रेशन अच्छे से नहीं हुआ, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटा, इस केस में क्या होगा? क्या ड्रग का डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा? जब आप एब्जॉर्प्शन का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें एक चीज देखोगे कि डिफ्यूजन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन तब होता है जब ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है और उसके साथ में वो अच्छे से एक प्रकार से ना सॉल्युबल इतना अच्छे से हो जाती है, वो बिल्कुल घुल जाती है, उसके पार्टिकल्स घुल जाते हैं अच्छे से वहां के लिक्विड से, वहां के फ्लूइड में वो क्या करते हैं, वो ड्रग आसानी से घुल जाते हैं, है ना। अब यहाँ की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ड्रग क्या आसानी से डिफ्यूजन ले लेगा? उस केस में क्या आसानी से सेल मेम्ब्रेन को ड्रग पार कर जाएगा? आप कहोगे नहीं पार करेगा। अगर नहीं पार करेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कितना होगा? कम होगा ना, कम होगा सर। और अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम ही होगी। तो बात को समझ गए? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी ज्यादा मतलब ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या क्या मैंने कहा, इसको ध्यान से समझो। ये एमसीक्यू में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो समझ नहीं पाओगे। देखो, अगर सॉल्युबिलिटी ये बढ़ रही है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ी तो इसके पैसिव डिफ्यूजन का जो सीन है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। एब्जॉर्प्शन बढ़ गया दोस्त। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा? बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल साइज। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज पे भी। पार्टिकल साइज क्या कहता है, इसकी बात हम करते हैं। पार्टिकल साइज का मतलब ये है कि वो जो ड्रग डिजिंटीग्रेट हुआ है, ड्रग क्या हुआ है? डिजिंटीग्रेट हुआ है, टूटा है, उठ के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं। अब देखो यहाँ पे आती है सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी। परमेबिलिटी तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल अच्छी ही होती है, बट आपके पार्टिकल को अच्छे से घुलना है। अच्छे से घुलने के लिए उसको अच्छे से डिसइंटीग्रेट होना है। पार्टिकल साइज जितना छोटा, एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी। पार्टिकल साइज जितना ज्यादा बड़ा, एब्जॉर्प्शन उतना कम, बायो अवेलेबिलिटी उतना कम। समझ गए बात को? तो जो पार्टिकल साइज है इस पर डिपेंड करेगा। चलो, पार्टिकल साइज इन केस में बड़ा है, अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तब बताओ, तब एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन कम हो गया ना। और एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो बायो अवेलेबिलिटी कम हो गई। कोई दिक्कत यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर हो रही हैं चीजें? नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म ऑफ ड्रग। ड्रग का फॉर्म कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। ड्रग का फॉर्म कैसा है? अब आप सोचोगे यार फॉर्म की क्या बात कर रहे हो सर। देखो फॉर्म की बात क्यों कर रहा हूं लाल, एक बार इसको समझो, समझ जाओगे। ड्रग कैसा है? ड्रग नॉन आयनाइज्ड है या आयनाइज्ड है, इस पे भी डिपेंड करेगा। बात को समझ रहे हो? ड्रग का आयनाइजेशन नॉन आयनाइजेशन इस पे भी डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? मैंने आपको जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहा था कि एक चीज बताई थी कि हमारी जो बॉडी है वो चार्जेबल पार्टिकल्स को नहीं लेती है, उसको कहती है ऐसा है तुम निकलो। समझ रहे हो? मतलब वो ये कहती है कि मैं तुमको एक्सक्रीट आउट कर दूंगी लेकिन तुम्हारा एब्जॉर्प्शन नहीं होने दूंगी। बॉडी हमारी यही कहती है हर चार्जेबल पार्टिकल को। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आयनाइज्ड होगा, आयनाइज्ड होगा तो उस पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा, और हमारी बॉडी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को नहीं लेती है। उस केस में क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फॉर्म ऑफ ड्रग पे डिपेंड करता है कि वो नॉन आयनाइज्ड है या आयनाइज्ड है। नॉन आयनाइज्ड अगर है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट अगर आयनाइज्ड है
तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, बायो अवेलेबिलिटी घट जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ड्रग रिलेटेड फैक्टर में मैंने ये 3 चीजें आपको बता दी, इसको नोट डाउन कर लेना, इसके प्रोसेस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि जब एमसीक्यू मैं कराऊंगा तो एमसीक्यू में ये मत कहना कि ये यहाँ पे तो इस तरीके से हो रहा है। एमसीक्यू इसके बाद का जो टॉपिक आने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एमसीक्यू का पार्ट आएगा जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी तीनों पर बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आने वाला हूं। अभी बात इतनी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो दूसरा फैक्टर है उसकी बात हम कर लेते हैं। आओ करते हैं फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर। डोजेज फॉर्म, बात को समझना। फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर में ड्रग का फार्मूलेशन कैसे हुआ है, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ोगे दोस्त कि जो डोजेज फॉर्म है ये क्या है, समझ रहे हो? सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, है ना, ये देश भर का है, वो तो आप पढ़ोगे। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बताओ। डोज फॉर्म, डोज क्या है, फॉर्म क्या है किसका, मेडिसिन का, मेडिसिन का डोज फॉर्म क्या है इसकी बात करेंगे। मेडिसिन टेबलेट में है, कैप्सूल में है, सॉल्यूशन में है, किस में है इसकी बात करेंगे। बात करते हैं, दिमाग से देखो। अगर टेबलेट फॉर्म में है, टेबलेट फॉर्म में है तो क्या होगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद क्या करेगा, ये वहां पे 3 प्रोसेस होगा वही, है ना, डिसइंटीग्रेट, डिसॉल्व एंड डिफ्यूज। ये 3 प्रोसेस होने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो मेन ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है ना। छोड़ो इसको, बात ये करते हैं कि टेबलेट, अगर टेबलेट का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है, मतलब उसका डिसइंटीग्रेशन, डिसॉल्वेशन, ये सारी चीजें अच्छी हो रही। अब मुझे एक बात बताओ, टेबलेट जब लेते हो तो टेबलेट क्या उसका इंग्रेडिएंट ऐसे ही ले लेते हो? उसमें तो बहुत सारे इलिक्जर होते हैं, बाइंडर होते हैं, फिलर होते हैं, है ना, उसमें जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें एजेंटिंग कलर्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो अब स्टमक में उस टेबलेट का, जो आप टेबलेट ले रहे हो उसकी कोटिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो डोज फॉर्म पे डिपेंड करेगा दोस्त। अगर आप टेबलेट कैप्सूल ले रहे हो, ठीक है ना, अब टेबलेट कैप्सूल ले रहे हो, टेबलेट अगर लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन कम रहेगा कैप्सूल की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कैप्सूल जिलेटिन का बना होता है और जिलेटिन जो है जल्दी डिजेंटीग्रेट होकर और सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है ना। बट अगर टेबलेट की बात करेंगे, टेबलेट लेट डिजेंटीग्रेट होगा, लेट सॉल्युबल होगा, हो सकता है उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े आ जाएं, इस पे भी डिपेंड कर देगा। तो अब ये एक सॉलिड पार्ट है, समझ रहे हो, टेबलेट क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन लिक्विड है। तो लिक्विड में इसको सिर्फ डिसॉल्व होना है, डिसइंटीग्रेट नहीं होना है। बट टेबलेट को क्या करना है, डिसइंटीग्रेट होना है फिर डिसॉल्व होना है। तो दो केसेस आ गए ना, जिसको डिसइंटीग्रेट होना है और डिसॉल्व होना है, इसका मतलब उसका लेट एब्जॉर्प्शन, लेट लेट बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी। और उसमें भी डिसइंटीग्रेशन में भी उसमें पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड कर देगा, है ना, कि पार्टिकल साइज बढ़ेगी तो डिसइंटीग्रेशन, तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, पार्टिकल साइज घटेगा तो जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ेगा। तो डोजेज फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब यहां पे एक चीज मैं तुमसे पूछता हूं, बताना, अच्छे से बताना। जो हमारा इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन, ठीक है ना, इंजेक्शन में अगर आपने किसी को आईवी में दिया और किसी को आईएम में दिया, अब बताओ इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, बताओ। यहां पे आपका डिसइंटीग्रेशन हुआ, बोलो, नहीं हुआ। डिसॉल्व हुई मेडिसिन, नहीं हुई। डिफ्यूज हुआ, नहीं हुआ। जब डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, डिफ्यूज नहीं हुआ, और उसके बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी ऑर्गन से गुजरी ही नहीं है मेडिसिन, इसको डायरेक्ट मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे दिया गया। तो उस केस में क्या हुआ, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, समझ गए ना, कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अच्छा, इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100 हो गई। अब यहां एक केस आता है, इंजेक्शनल रूट का, जो आईवी में दिया गया है इंट्रावेनस रूट में, उसमें बायो अवेलेबिलिटी 100 हो गई। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ है? आप कहोगे सर यहां पे एब्जॉर्प्शन को बाईपास कर दिया गया है।
मतलब आईवी रूट एक ऐसा रूट है जहां पे एब्जॉर्प्शन बाईपास होता है। मेटाबॉलिज्म बाईपास होगा तो आईवी रूट के अलावा भी आईएम रूट दे दिया जाएगा, सबक्यूटेनियस दे दिया जाएगा, टॉपिकल दे दिया जाएगा, इंट्राडर्मल दे दिया जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास किया जाएगा क्योंकि वहां पे लीवर में नहीं जाएगी, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जाएगी। बट आईवी रूट एक ऐसा है जहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो बाईपास किया ही जा रहा है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन को भी बाईपास कर दिया जा रहा है। तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच रूट बाईपास एब्जॉर्प्शन, समझ रहे हो? कौन सा ऐसा रूट है जो बाईपास कर देता है एब्जॉर्प्शन को भी? तो कौन सा ऐसा रूट है? आईवी रूट है। ठीक है ना, यहां पे नोट कर लेना। और आईवी रूट की इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। आईएम की अगर बात करेंगे तो भाई जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% नहीं हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेट 95% से लेकर 99% के बीच में हो सकती है आईएम रूट की। ठीक है ना, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। डोजेज फॉर्म आपको क्लियर हो गया। सेकेंड बात करते हैं एक्सपियंट। एक्सपियंट पे कैसे निर्भर करेगा? वहां पे अभी आपको बताया फिलर क्या है, वहां पे प्रिजर्वेटिव्स क्या है, वहां पे फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा डाला गया है, वहां पे बाइंडर कौन सा यूज किया गया है। इन सारी चीजों पे निर्भर करेगा कि ये ड्रग कितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी, कितना जल्दी डिसॉल्व होगी, कितना जल्दी यहां से डिफ्यूज होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो यहाँ पे भी इसकी कोई बात नहीं करनी है क्योंकि ये चीजें तो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं फार्मूलेशन रिलेटेड में। कोटिंग की बात करते हैं। अगर एंट्रिक कोटिंग है, एंट्रिक कोटिंग अगर है तो ड्रग क्या करेगी? स्टमक में जाएगी। एंट्रिक कोटिंग स्टमक में क्या होती है? डिसॉल्व नहीं हो पाती है, मतलब डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाती है। क्लियर रीजन बता दूं तो एंट्रिक कोटिंग कहां चली जाएगी? इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ एंट्रिक कोटेड ड्रग एब्जॉर्ब बाई इंटेस्टाइन। याद रखना, बहुत जितने भी मोस्ट ज्यादातर जो ड्रग हैं वो अगर एंट्रिक कोटेड हैं तो एंट्रिक कोटेड वाले ड्रग कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इस पर भी डिपेंड करता है ना, फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर इस पर भी डिपेंड कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल रिलीजिंग। कंट्रोल रिलीजिंग क्या होता है? जो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज वाली ड्रग होती हैं, मतलब काफी, जैसे एक दो घंटे के लिए नहीं, उनका इफेक्ट 8-8 9-9 घंटे होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो कंट्रोल रिलीज ड्रग होती हैं, धीरे धीरे टूटती हैं, डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, धीरे धीरे उनका एब्जॉर्प्शन होता है, धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती हैं। ठीक है ना, एकाएक कोई चीज नहीं हो जाता है। ठीक है, इनमें तो ये क्या हो गया? ये हो गया फार्मूलेशन रिलेटेड फैक्टर। डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है मैंने बात कर ली। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो एमसीक्यू से तो क्लियर होने ही वाला है। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं, उसको आपको नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर। चलो, गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम। अब मुझे बताओ, अगर आपने दवा खाई है और वो दवा खाने से पहले पेट में कुछ नहीं था, अब बताओ क्या होगा? अगर गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम है तो जो हमारा ड्रग है उसका डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, उसका डिसॉल्वेशन बढ़ जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन तेज हुआ तो बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बात समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं इंटेस्टाइनल मोटालिटी। जितनी ज्यादा इंटेस्टाइनल मोटालिटी रहेगी उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन घटेगा। कैसे? बता दे रहा हूं। इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। कंपेयर करोगे किसके लिए? स्टमक के लिए। सरफेस एरिया ज्यादा है, ड्रग जो है वो ज्यादा देर तक आंत में रहेगी, और ज्यादा देर तक आंत में रहेगी तो मोटालिटी अगर ज्यादा तेजी से कर दोगे तो जितना देर तक रहेगी उतना कम हो जाएगी, क्योंकि मोटालिटी जल्दी जल्दी हो गई, मतलब आंतों की गति बहुत तेज हो गई। तो वो क्या हो गया? वो इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में जितनी मोटालिटी कम होगी जब इंटेस्टाइन में ड्रग पहुंचेगा, जितनी मोटालिटी उसकी कम होगी, आंतों की गति जितनी कम होगी उतना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा सरफेस एरिया वो पा जाएगा तो उतना जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, और जितना तेजी से एब्जॉर्ब होगा उतना तेजी से वो क्या होगा? उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड फ्लो एट एब्जॉर्प्शन साइट। अब यहाँ पे बात आती है, देखो ब्लड फ्लो की बात कर रहा है दोस्त, मतलब अगर एब्जॉर्प्शन साइट पे मान लो स्टमक है या इंटेस्टाइन है, मेसेंट्रिक बीन इंटेस्टाइन
और कोरोनल वेन स्टमक। समझ रहे हो जो भी मैंने बताया था। अगर वहां पे ब्लड फ्लो बहुत तेज है तो एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, वो बहुत तेजी से कर देगा। बात को समझना, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। यहां पे देख लेते हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। और अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। और अगर ब्लड फ्लो कम रहेगा तो एब्जॉर्प्शन कम तेजी से होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम ही रहेगी। बात को समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, पीएच ऑफ जीआई ट्रैक्ट। अब यहां पे बात करो, पीएच पे भी डिपेंड करता है दोस्त। पीएच क्या है, अगर पीएच एसिडिक है तो स्टमक से, पीएच अगर बेसिक वाला है तो वो इंटेस्टाइन से। ये तो बात समझ गए थे। पीएच इस पे भी डिपेंड करता है तो उस जीआई ट्रैक्ट का पीएच क्या है। मेडिसिन क्या उसमें आयनाइज तो नहीं हो जा रही है। देखो पीएच का मतलब सिंपल सा बताऊं, देखो ध्यान से। ड्रग मान लो एल्कलाइन है, ड्रग क्या है, एल्कलाइन है। अगर एल्कलाइन है ड्रग तो क्या होगा, ये एसिडिक में जाएगा, जब मतलब स्टमक में जाएगा तो ये क्या करेगा, वहां पे आयनाइज्ड होने की कोशिश करेगा। और अगर ये आयनाइज्ड हो गया तो इस पे चार्ज आ गया, चार्ज आ गया तो क्या करेगा ये, बताओ। अगर इस पे चार्ज आया तो बॉडी कहेगा चलो निकलो। बॉडी क्या करेगी, इसको एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश करेगी। उस केस में इसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया ना दोस्त। तो इसके मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसके पीएच पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन तेज होगा, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम होगा, बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जिसका नाम है बायोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा उसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी कम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट, जितना अच्छा इसका ट्रांसपोर्टर वाला काम होगा उतने अच्छे से ये इसकी बायोअवेलेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, नहीं तो उतनी कम होगी। इसकी बात खत्म हो गई, ये सब नॉर्मल वो है। डिजीज स्टेट, चलो अगर मान लो लीवर में आपके डिजीज है, बात को समझना, लीवर में आपकी डिजीज है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, लीवर में आपके डिजीज है मतलब लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया। मेटाबॉलिज्म अगर कम हो गया तो क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उस केस में क्या होता है, टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रग ज्यादा मात्रा में कहाँ चली गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई। ठीक है ना, तो इस हिसाब से डोज को भी हम तय करते हैं यहीं से। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो स्टमक में है, स्टमक में कोई डिजीज आ गई, तो स्टमक में अगर डिजीज आ गई तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गया। एब्जॉर्प्शन कम हो गया, बायोअवेलेबिलिटी कम हो गई। ये डिपेंड करता है कौन से ऑर्गन में डिजीज है उस पे। लीवर में अगर होगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लीवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर नहीं पाएगा। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बायोअवेलेबिलिटी के बराबर हो जाएगा। बट अगर स्टमक में प्रॉब्लम है तो कंडीशन अलग हो गई ना। तो डिजीज पे भी डिपेंड करेगा कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी उसका, या उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा। फिर बात करते हैं एज जेंडर पे। छोटे बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चों में जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है ना। और जो बड़े लोग होते हैं उनमें बायोअवेलेबिलिटी अच्छी होती है। ये तो बात हो गई ऑर्गन के उस पे। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन। फूड इफेक्ट, अगर स्टमक में फूड है, फूड अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, बॉडी जो फूड होगा वो क्या करेगा, उस ड्रग को डिsintegrate होने में, डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर हम बात करें ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का, पता चल रहा है कि दो ड्रग आपस में इंटरेक्ट कर दी, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ेंगे भी आगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की। वहां तक समझ में आ गया, चीजें क्लियर हैं। कोई दिक्कत अगर होती है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, आपको 100% आंसर दिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की। क्या होती है बायो अवेलेबिलिटी, समझ गए, फैक्टर समझ गए। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की। आओ देखते हैं टाइप ऑफ बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है बताना, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, जब जब कब, जब ओरल रूट का कंपेयर, ओरल रूट का कंपेयर आईवी रूट से किया जाता है।
किसका? ओरल रूट का कंपेयर आईवी रूट से किया जाता है, तो दैट बायोअवेलेबिलिटी इज द एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए, समझ गए, समझ गए। चलो इसका ग्राफ देखो जरा। चलो यहाँ पे देख रहे होगे, ये ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उसकी बात है और टाइम की बात है, ठीक है ना। इसमें याद करो, जब आपने कोई टेबलेट दिया, टेबलेट जब दिया तो कंसंट्रेशन उसका प्लाज्मा में कब हाई हुआ? जब हाई हुआ तो उस टाइम को हम कह दिए टी मैक्स, और जितना हुआ उसको कह दिए कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा मैक्सिमम, ठीक है ना, सी मैक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ओरल का। ये किसका है? ओरल का है। ओरल का कुछ इस तरीके से बनेगा ये वाला एरिया। बट अब यहाँ पे बात करते हैं आईवी की। अगर हम बात करते हैं तो आईवी में बहुत तेजी से दिए, और जैसे दिए तो इसका इसका टी मैक्स तो कम होगा ना, इसका टाइम जो है वो कम होगा ना, क्योंकि आपने सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही दे दिया, तो इसका टी मैक्स कम हो गया और इसका सी मैक्स ज्यादा हो गया। कैसे ज्यादा हो गया? क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। उसकी बात अभी मैं कर चुका हूं कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसमें से अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओरल में कितना दिया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितना पहुंचा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। सेकंड आती है हमारी, जस्ट वेट, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। इसमें क्या करते हैं? इसमें एक ही मेडिसिन का, किसका? एक ही मेडिसिन का, मेडिसिन का फार्मूलेशन क्या है? एक है। एक ही मेडिसिन को ओरल से दिया जाता है और उसी मेडिसिन को जो है किससे? इंजेक्शनल रूट से दिया जाता है, और उसके बाद कंपेयर किया जाता है, तो वो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। ये जेनरिक और ब्रांड दवाओं में ऐसा किया जाता है, वहां की बायोअवेलेबिलिटी निकाली जाती है। अपेरेंट बायोअवेलेबिलिटी यही होती है, ठीक है ना। तो बायोअवेलेबिलिटी के टॉपिक कितने हो गए? एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी एंड अपेरेंट बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है कहीं पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आपको जरूर से जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। अगला टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन का, और डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के साथ में हम एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के टॉपिक पे। एब्जॉर्प्शन के टॉपिक को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देना है, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक्स में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब टॉपिक्स बहुत मायने रखते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो डी फार्मेसी का हो, बी फार्मेसी का हो, या कोई भी रेलवे ग्रुप का एग्जाम हो, एम्स का हो, किसी एसजीपीजीआई का हो, केजीएमसी का हो, मतलब बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं एमसीक्यू में, समझ रहे हो। तो इसको इसीलिए एमसीक्यू बेस पे कराएंगे, इससे आपको अच्छे से इसके जो टॉपिक है, जो इसकी स्टोरी है, वो समझने में अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने इसमें तीन तीन चीजें पढ़ी हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी टाइप एंड बायोअवेलेबिलिटी कहते किसे हैं। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो उसके बारे में आप जरूर चर्चा कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे टॉपिक पर बने रहिए, और अगर हम इसमें थोड़ा सा और बात करते हैं तो यहाँ पे जस्ट वेट अ सेकेंड। जो ये आपको बैकग्राउंड पे एक डायग्राम दिख रहा है ना, इस डायग्राम की, ये डायग्राम अगर आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। किस चीज़ की आसानी होने वाली है? बायो अवेलेबिलिटी को और एब्जॉर्प्शन को समझने की। क्योंकि यहाँ से अब जो अगला फिगर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर सोचो, अब मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पूरे बॉडी में, तो उसका फिगर जब लेके आऊंगा तो वो भी अच्छे से आपके माइंड में अगर सेट हो गया, तो आपको एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इसका जो है बायो अवेलेबिलिटी, तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब उसका फिगर आउट हो जाएगा, फिर मैं मेटाबॉलिज्म का लेके आऊंगा, किस तरीके से अब ड्रग कैसे कैसे एक्ट करके और मेटाबोलाइज हो रही है, और लास्ट में जो होगा वो होगा एक्सक्रीशन, ठीक है ना। इस वाले जो फिगर को है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला है बायो अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।